देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। भारतीय राजनीति का ये स्तर आ गया है कि भारत माता की जय कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा, आज ये बड़ा मुद्दा बन गया है। एआईएमआईएम विधायक वारिस पठान को महाराष्ट्र विधानसभा के इस सेशन के लिए निलंबित किया गया क्योंकि वो भारत माता की जय नहीं जय हिंद बोलना चाहते हैं। इस पर सियासत तेज हो चुकी है, लेकिन वारिस पठान ने सही किया या गलत, इसके पहले 1 मिनट रुककर ये भी सोचा जाए कि महाराष्ट्र में इस साल 3000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। ज्यादा जरूरी मुद्दा इन आत्महत्याओं को रोकना है या फिर ये है कि कौन सा नारा कौन लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के मुताबिक भारत के 32% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन हमारे नेताओं की सबसे बड़ी चिंता आजकल ये है कि भारत माता की जय कौन बोलेगा और कौन बोलने को मजबूर करेगा। आवाज अड्डा पर आज हम पूछ रहे हैं कि कौन भटका रहा है देश को, ये कैसे सियासत है जो लोगों को बांटती है और क्या जिम्मेदारी है हमारे नेताओं की इसमें। इस चर्चा में आज हमारे साथ एक मेगा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ है बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रभात झा, एनसीपी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील माजिद मेमन साहब, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ है, एआईएमआईएम के विधायक वारिस पठान भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी, आरएसएस के जानकार संदीप महापात्रा, जामिया मिलिया के प्रोफेसर रिजवान कैसर से बात करेंगे और वरिष्ठ वकील सुजॉय कांतावाला भी हमारे साथ जुड़े हैं। सो स्वागत है आप सबका। लेकिन सारी चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनवाते हैं कि आज किस तरह की सियासत हुई इस मुद्दे पर। ये कहना पड़ा कि मैं नहीं कहूंगा साहब, आपके बोलने से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मुझे ये कहना चाहिए और मुझे मेरा पेट्रियोटिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म तुमको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग ओवैसी और ये सब एंड कंपनी हाफिज सईद की भाषा ना बोले, इस देश की मिट्टी का, मां भारती का सम्मान करें, वोट के लिए इतना स्तर ना नीचे गिराएं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको थोपूं आपके ऊपर, मैं आपको इससे डराऊं, भड़काऊं। मैं ये कहूं कि आप भारतीय नहीं हैं क्योंकि आप मेरे कहने पे नहीं कहते। ये सच्ची अस्मिता है। ओके, सबसे पहले वारिस पठान जी से बात करेंगे। वारिस पठान जी, आज क्या आपको लगता है कि जो आपने किया वो गलत था? कोई जरूरत नहीं थी इतना बड़ा मुद्दा बनाने की, और भारत माता की जय कहने से दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपको? देखिए, मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे दिक्कत यह है कि मुझे ऊपर कोई चीज अगर जबरन थोपी जाएगी तो वो मैं नहीं करूंगा। कल का जो दिन था वो महाराष्ट्र असेंबली के लिए एक ब्लैक डे था हिस्ट्री में। कल डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया था महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर। क्यों? कि वहां पर मुझे कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, शिवसेना के लोगों ने ये कहने को मजबूर किया कि आपको भारत माता के कहना पड़ेगा, ये स्लोगन आपको कहना पड़ेगा। और जब मैंने ये स्लोगन नहीं किए तो ये कांग्रेस वालों ने और इन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ प्रस्ताव निकाला और मुझे सदन से सस्पेंड करने की मांग की। मेरा सस्पेंशन रोहित वेमुला के सस्पेंशन के जैसा कल कर दिया, उसको भी एंटी नेशनल किया था और मुझे भी इस तरह का कर दिया लोगों ने। मैं पूछना चाहता हूं ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी इन लोगों से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे। अगर उस समय जब आपको सब कह रहे थे कि आप भारत माता की जय बोल दीजिए, आप बोल देते तो क्या हो जाता? क्योंकि जो मुद्दा उठाया था आपकी पार्टी ने उस सेशन में, वो इनके तो बोलने से मैं क्यों बोलूं? ये अगर आरएसएस वाले अपनी आइडियोलॉजी मुझ पर थोपेंगे तो क्यों बोलूं? मैंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का, मैंने जय हिंद का, तो क्या इनको पेट्रोटिज्म मुझे दिखाने की कोई जरूरत है? इस देश का प्यार जितना मेरे दिल में, मेरे सीने में है, इतना प्यार इनके दिलों में नहीं है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, इस देश से मुझे मोहब्बत है और इंशाल्लाह इसी देश की मिट्टी में मुझे जाना है। मगर अगर कोई ये कहेगा कि आपको साहब ये बोलना पड़ेगा वरना आप देश छोड़ के जाओ, तो हम तो नहीं बोलने वाले। नहीं, ये देखिए, जो स्तर आ गया है राजनीति का, आप कह रहे कि आप पर थोपा जा रहा है तो आप नहीं बोलेंगे। एक हट में आप आ गए कि आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं कहूं। आप बोल देते तो आपको नहीं लगता कि जो चर्चा आप शुरू करना चाह रहे थे वो कि टैक्स पेयर का किस तरह का पैसे का इस्तेमाल हो महाराष्ट्र में, उस पर मुद्दा आ जाता? अगर आपको उन्होंने भटकाने की कोशिश की इस नारे के साथ तो आप भटक गए। और ये कैसी राजनीति है? तमन्ना जी,
जी नहीं, ये राजनीति तो ये आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस सब लोग खेल रहे हैं। कल कांग्रेस का मुखौटा भी लोगों के सामने आ गया कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जेएनयू के बाद जंतर मंतर में भाषण देते हैं कि बीजेपी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो वन इंडिया की है और हमारी आइडियोलॉजी मल्टीपल लैंग्वेज है। आरएसएस जबरन हमको रोकती है कुछ बोलने से, और यहाँ पर उनके जो विधायक लोग हैं वो मुझे ये कहते हैं कि आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानिए और हमारे साथ ये नारे लगाइए। ये बताइए कहाँ संविधान में लिखा है कि मुझे ये नारे लगाने से पेट्रियोटिज्म मिलेगा? अगर मैं बोलता, सुनिए एक ही सेकंड, अगर मैं बोलता भी तो कल ये मेरे को ये बोलते कि वारिस पठान हमको तुम्हारा नाम पसंद नहीं है, आप अपना नाम चेंज करो। परसों बोलते हमको आपका रिलीजन पसंद नहीं है, आप आपका रिलीजन चेंज करो। क्या लॉजिक है वारिस पठान जी? संविधान में मुझे भी अख्तियार दिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मैं रहता हूँ, मेरे अख्तियार वापस मुझे आता है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज क्या कर दिया है? आज आप लोगों ने ये सवाल जगा दिया है कि क्या आप लोग मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं और क्या मुसलमान भारत माता की जय कहने से कतराते हैं? ये इतना बेवकूफ सवाल है और बिना आधार का सवाल है जिसको आपने कहा वर्ड यूज किया मुसलमान का दिया है। हमने मुसलमान का वर्ड यूज किया सुनिए आप मेरी बात तमन्ना जी, आप क्योंकि एक हमने ये कहा कंट्रोवर्सी के बाद काफी मर्तबा ये आरएसएस और बीजेपी ने कहा इनको कुछ सिखाना पड़ेगा और उनको ये बोलने के लिए बोलना पड़ेगा। तो हमको अगर इनकी आइडियोलॉजी से हम इनकार था है और हमेशा से रहेगा। देखिए हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, हम जय हिंद बोलते हैं, क्या ये हमारा पेट्रियोटिज्म प्रूव नहीं करता है? और ये कौन होते हैं हमको पेट्रियोटिज्म का, नेशनलिज्म का, सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले? प्लीज कौन होते हैं ये लोग हमको सर्टिफिकेट देने वाले? करते हैं, अब हम डिबेट को ओपन करते हैं और सीधा चलते प्रभात झा जी के पास। प्रभात झा जी, आप पर आरोप है और आरएसएस पर आरोप है कि आप क्यों लोगों का पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट मांगते फिर रहे हैं? अगर वो बोल लेते हैं और अगर उनके मन में वो भावना नहीं है तो क्या किसको क्या फायदा होता है? क्या बड़े मुद्दे और नहीं हैं इस देश में? क्या किसने कहा तमन्ना जी की ये आरएसएस ने कहा है और भाजपा ने कहा है? कौन सा ऐसा बयान आया जिसमें कहा गया कि आपको भारत माता की में लिखा हुआ है? पड़ेगा? मोहन भागवत का स्टेटमेंट है। एक ये आपको पढ़िए, पेपर पढ़िए, किसी को कहने की जरूरत पड़ेगी? उन्होंने क्या भारत के के लिए वारिस पठान जी, एक मिनट जी, क्या भारत का ये दुर्दिन आ गया है कि भारत को ये कहना पड़ेगा? क्या अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य बोध का जागरण कराना पड़ेगा? मुझे बेहद दुख है कि जिस बात पर बहस इस देश में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वंदे मातरम हो, चाहे वो भारत माता की जय हो, उस पर बिना वजह के हम बहस कर रहे हैं। ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति का मुद्दा, और ये किसी का सवाल, किसी पार्टी का सवाल नहीं, संघ का सवाल है। और ये किसी की विचारधारा नहीं है, ये भारत माँ की विचारधारा है। क्या अपनी माँ के बारे में जिंदाबाद कहना कहाँ गुनाह है? क्या कोई, क्या यहाँ आतंकवाद जिंदाबाद कहा जाएगा? मुझे इस बात की खुशी है, मैं एक मिनट तमन्ना जी, मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में, चाहे वो कांग्रेस, किसी पार्टी का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं, नेशनल जो एनसीपी है उसको बधाई देता हूं, शिवसेना को बधाई देता हूं, सारे महाराष्ट्र के सदन को देता हूं। वो इसलिए कि हम क्या है, हम सामान्य नागरिक नहीं है, हमने शपथ ली, एक टीम है, ये पूरी बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना एक ही टीम बन गई है साहब। इनका एजेंडा भी एक है, महाराष्ट्र के विधायकों का कांग्रेस का एजेंडा अलग है और इनके वाइस प्रेसिडेंट का दिल्ली में एजेंडा अलग है साहब। पूछकर कहना जिससे विवाद बने, हम विवादों में बने रहे, हम इस तरह से अपनी विवादों को लाएं और उस पर बहस हो, हम उसको जगा सकते हैं जो सोने का सो रहा हो। देखिए, सोने का बहाना कोई कर रहा हो, उसको जगाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी मानेंगे, लेकिन विवाद तो छेड़ी गई है दोनों तरफ से, और कांग्रेस ने एक तरह से सोचा, कांग्रेस ने एक तरह से मेरा एक निवेदन है कि इसको भारत माता को कम से कम विवाद का विषय तमन्ना जी न बनाएं। भारत माता विवाद का विषय नहीं है, हम सब उसकी संतान हैं और इसको राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना। किसी और से क्या आप ये बोले और वो बोले और ना बोले और क्यों बोले? रागिनी नायक, अरे मत बोलिए ना, ये इसलिए बोला जा रहा है कि पठान एमएलए हैं
ये इसलिए कहा जा रहा है कि ओवैसी सांसद में है। जी, रागिनी नायक जी, ये तो जानबूझ के कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों अगर इसमें कोई कांग्रेस का मन लगता है बदल गया है। विवाद बढ़े कल और मुझे दुख हो रहा है कि मैं इस बहस में शामिल हूं। तमन्ना जी, मैं भारत माता के बहस में कोई बढ़े, मुझे बेहद दुख है। भारत माता जितनी मेरी है, जितनी राजनीति है, उसमें हमारे मेनन साहब की है। ये बहस का मुद्दा है ही नहीं। बहस का मुद्दा अब ये बन गया है कि कौन किससे प्रभात झा जी ने अगर बोल लिया हो तो मैं अपनी बात भी कहना चाहूंगी। जी, आप अपनी बात कहिए रागिनी नायक जी। मेरा आपसे सवाल है कि 24 घंटों में कांग्रेस का जो व्यू है वो कैसे बदल गया है। कल आप लोग वारिस पठान की सस्पेंशन चाहते थे, आज आपके नेता अभिषेक मनु सिंघवी और हमने उनकी साउंड बाइट सुनाई, कहते हैं कि किसी पर थोपना नहीं चाहिए। आपका व्यू कैसे बदल गया? देखिए, दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं बदला है तमन्ना जी। और हमारी 2 दिन की, या मैं कहूंगी कि पिछले जब से कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ है तब से लेकर आज तक हमारे मत में विरोधाभास आया नहीं। मैं आपको जेएनयू प्रकरण से शुरू करके बताती हूं, क्योंकि बार बार उन दोनों चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है। हमने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा कि वैचारिक स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और अभिव्यक्ति की आजादी के हम पक्षधर हैं, हमेशा से रहे हैं। लेकिन इसकी आड़ में यदि देश विरोधी काम होगा तो उसके खिलाफ भी हम कटिबद्ध हैं। नहीं तो देश विरोधी क्या काम हुआ? अभिव्यक्ति की आजादी को क्या काम हुआ था? यदि कोई व्यक्ति तमन्ना पूरा कर लेने दीजिए, क्या देश विरोधी काम हुआ? मैं जेएनयू प्रकरण की बात कर रही हूँ, सुन लीजिए आप बीच। नहीं, मैं पूरी बात मुझे पूरी करने दीजिए, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। जी बोलिए बोलिए। जेएनयू के प्रकरण के वक्त हमने कहा कि हम अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं, पर यदि जेएनयू के परिसर के भीतर या बाहर कोई देश विरोधी गतिविधि हुई है तो उसके खिलाफ हम भी मोर्चा बांधेंगे। उसी तरह से आज यदि ओवैसी साहब और वारिस पठान जी अभिव्यक्ति की आजादी को ढाल बनाकर देश में राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण को फैलाने की बात करेंगे, 2 कौमों के बीच में नफरत का बीज बोने की सियासत करेंगे, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। एआईएमआईएम के खिलाफ वोट करना, संघ के फेवर में वोट करना कतई नहीं है। हम ये समझते हैं कि संघ की विचारधारा और ओवैसी साहब की विचारधारा दोनों इस देश में विभाजनकारी काम करती है और दोनों आज देश प्रेम के मुद्दे को, भारत माता के मुद्दे को और तिरंगे के मुद्दे को सियासी घोड़ा बनाकर पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि चुनावी बिगुल बढ़ चुका है, बच चुका है। नहीं, रागिनी नायक जी, आप आगे अभी 4 चुनाव और आप फिर कंफ्यूज है। देखते हुए देखिए, सवाल ये है, कैसे तुलना कर सकती है? एक मिनट बाबा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बताती हूँ आप क्यों कंफ्यूज लग रहे हो। मैं आपको बताती हूँ आप क्यों कंफ्यूज लग रहे हैं। मैं बताती हूँ क्यों कह रही हूँ। जवाबी कपाली चलती रहती है। कल आपके नेता ने आईसीस आरएसएस का एमआईएम किस तरह के तर्क दे रहे हैं? रागिनी जी, एक मिनट, अब माजिद मेमन साहब के पास चलते हैं। अब माजिद मेमन साहब के पास चलते हैं, एक एक करके बोलेंगे। बहुत सारे लोग हैं आज पैनल पे, मैं चाहती हूँ कि सब अपना व्यू रखें। मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं कंफ्यूज हूँ। मैं बता रही हूँ, बताइए कि कैसे कंफ्यूज हूँ। मैं बता रही हूँ, आपकी भी कंफ्यूजन दूर करने मैं बता रही हूँ। रागिनी, आप क्यों कंफ्यूज हैं? आप इसलिए कंफ्यूज हैं, मुझे लगता है कि आज आपके कुछ नेता और अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, आप चाहे तो मैं आपको फिर से सुना सकती हूँ। ये कह रहे हैं कि कोई थोपना नहीं चाहिए कि ये नारा बोला जाए। बिल्कुल मालूम है उन्होंने क्या कहा, राइट? तो कल क्या हुआ? नहीं थोपना कल कुछ नेताओं ने इंक्लूडिंग कांग्रेस एमएलए, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का इनका एजेंडा अलग है, फरमान जारी कर रहा है। अरे संघ को छोड़ दीजिए, संघ को छोड़ दीजिए। कांग्रेस के एमएलए ने कल क्या कहा और क्या, उसकी बात आप कीजिए। रागिनी जी, आप तथ्यों पे बात करिए। संघ ने कभी फरमान जारी नहीं किया। फरमान जारी करने का काम आप लोगों का है। आज जब इस देश में फरमान जारी करने का काम कांग्रेस का है। आज भी सारी मान के पास मेरे सारे पैनलिस्ट से आप रिक्वेस्ट है कि आप गिर रहा है। अच्छा, एक तो रागिनी जी आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत। सबके माइक्स यहाँ लगे हुए हैं, सबकी आवाज साफ आ रही है। थोड़ा टोन डाउन करते हैं, थोड़ा टोन डाउन करते हैं। रागिनी जी थोड़ा टोन डाउन करते हैं, चिल्लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सबका ऑडियो बहुत ही क्लियर, शानदार आ रहा है, सबकी बात सुनाई दे रही है और एक एक करके हम बोलेंगे। माजिद मेमन साहब, अब सवाल ये है कि वारिस पठान कह रहे हैं कि मुझे बोला गया बोलना ही है, और क्योंकि बोला गया कि बोलना ही है इसलिए मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। अब इसमें क्या बोलना था और भारत माता की जय और उनका पेट्रियोटिज्म एक तरह से सेकेंडरी इश्यू बन गया है। ये है कि आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। ये अब एक लेवल है जो हमें स्कूल में दिखता है, जब बच्चे लड़ते हैं, इस तरह के लेवल की डिबेट है। एक मेरी विनंती है,
जी एक मेरी विनती है तमन्ना कि मुझे 2 मिनट आप दे दें और उसमें बीच में कोई डिस्टर्ब न करें तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा। ये एक साथ 3-3 लोग बोलते हैं, ये मॉनिटरिंग आपको करनी है, कोई बीच में हस्तक्षेप न करें, मुझे सिर्फ 2 मिनट सुने। देखिए, वारिस पठान को जो सस्पेंड किया गया है, इस तरह का सस्पेंशन हालांकि यूनानिमस था असेंबली में, मगर मैं उसे व्यक्तिगत तौर पर अप्रूव नहीं करूंगा, क्योंकि सस्पेंशन की बात ये इट्स अ नॉन इश्यू। ये आज एक किसान ने आत्महत्या की है, हम उसकी चर्चा न करते हुए ये कोई मामला है कि भारत माता की जय बोला जाए और न बोला जाए तो सजा हो। भारत माता की जय बोलने से हिचकिचाहट हो रही है। मैं वारिस पठान से ये बड़े अदब से कहना चाहूंगा, बच्चा है वो उसके पिता के साथ हमने काम किया है, यूसुफ पठान साहब के साथ, वो मेरे साथ, हम साथ में बहुत साल हमने साथ में काम किया। मैं बड़े अदब से कहूंगा, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी। MIM इसके पीछे सारी तमन्ना इसके पीछे ये कि म्युनिसिपल चुनाव आ रहे हैं मुंबई के, तो राज्यों में चुनाव आ रहे हैं 4-5 राज्यों में, तो ये एक प्योरली पॉलिटिकल गिमिक, इसमें और कुछ भी नहीं है। ओवैसी साहब जैसे एक बैरिस्टर, तालीम याफ्ता, इतने एजुकेटेड सेंसिबल पर्सन जो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए हैं हैदराबाद से, उन्हें इस बात का पता है कि हर चीज संविधान में लिखी नहीं जाती। संविधान में बहुत सारे, जावेद अख्तर साहब ने जब अपने सदन में ये कहा फेयरवेल में कि उन्होंने शेरवानी और टोपी पहनना, ये कहाँ लिखा गया है, तो उन पर ये MIM की तरफ से बयान आया कि वो मुसलमानों से माफी मांगे। भाई, मुसलमानों से माफी मांगने की उन्होंने गलत बात क्या की है? ये मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है क्या? मैं वारिस से या ओवैसी से ये पूछूंगा आपके माध्यम से कि आप ये बताइए कि भारत माता की जय, एक छोटा सा वाक्य 4 शब्दों का, भारत से आपको आपत्ति नहीं है, जय से आपको आपत्ति नहीं है, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान की जय, हिंदुस्तान वगैरह, इनको आपत्ति सिर्फ माता से है। तो मैं इनके सामने 2 सवाल रखता हूं जो अभी आप पूछ लें वारिस से। पहले ये कि अगर आपसे या ओवैसी साहब से कोई ये सवाल पूछेगा विच इज योर मदरलैंड, तो आप क्या जवाब देंगे? आप ऑफेंसिव हो जाएंगे, आप कहेंगे इंडिया। तो इंडिया इज योर मदरलैंड। और इससे बड़ी बात, बहुत अहम रिलेवेंट बात यह है कि आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुसलमान महबूब खान ने एक मदर इंडिया नाम की फिल्म बनाई थी, जो एक ग्रैंड मास्टरपीस है, 100 साल तक लोग देखेंगे उसको, ऑस्कर तक वो गई थी। और उसमें मदर इंडिया का रोल इत्तेफाक से एक मुसलमान खातून नरगिस ने किया था। तो मुसलमान को तो मदर इंडिया से कोई आपत्ति नहीं है, मुसलमान को मदर इंडिया को तो इतना अप्रिशिएट करता है, तो आपको माता, भारत माता कहने में क्या आपत्ति हो सकती है? पठान जी जवाब दीजिए, कोई मजहब से लड़ाई नहीं है। आप सिर्फ एक चुनावी गिमिक बना रहे हैं, एक नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं। आइए हम ये सब छोड़ें, और मैं भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों से भी यही अपील करूंगा कि समय और अपना एफर्ट बर्बाद न करें, इन इश्यूज पर न चर्चा करें। आपका सवाल सुना, आप उनको जवाब दे दीजिए। जी वारिस पठान जी। देखिए तमन्ना जी, मजीद मेमन साहब एक मेरे सीनियर भी रह चुके हैं, एक वरिष्ठ वकील भी है, एनसीपी के लीडर भी है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि क्या कभी मौलाना आजाद ने कहा था, क्या कभी जाकिर हुसैन ने कहा था, तो क्यों आज इस इशू को इतना बड़ा बनाया जा रहा है? साहब, जब कारगिल की लड़ाई लड़ते हुए जब मुसलमान सोल्जर शहीद होता है तो उस वक्त उसके मुंह में भारत माता के नहीं होते, वो अल्लाह अकबर बोल के आता है, तो क्या वो गलत है साहब? और अगर आज आरएसएस वाले ये बोलते हैं कि इनको सिखाना पड़ेगा और इनको ये बोलना पड़ेगा, तो क्या वो सही है साहब? क्या वो संविधान के अंदर सही है? आप तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलता है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की बातें चलती है। नहीं बोलने से क्या मैं इंटरनेशनल बताइए कौन से कायदे कानून की तरह आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हो? अगर मैं नहीं बोलता हूं तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, आप उसका मतलब निकाल लीजिए। मैं जय हिंद बोलूंगा, आप इसका मतलब निकाल लीजिए। लेकिन आप अपनी आइडिया वर्ड मेरे मुंह में क्यों डालना चाहते हो? क्यों मैं मुझे पूछना चाहता हूँ, क्यों आप मुझे इस देश में दबा के, डरा के, धमका के रखना चाहते हो? पठान जी, अगर आप नहीं, जिस तरह रोहित वेमुला को सस्पेंड कर दिया गया, उसी तरह सस्पेंड कर दिया गया। रोहित वेमुला अपने आप को रोहित वेमुला मत बनाइए। कोशिश कर रहे हैं, वो कंपैरिजन थोड़ा सा अजीब मुझे लग रहा है। देखिए, रोहित वेमुला की जो सिचुएशन थी और आपकी सिचुएशन जो है, आप अपने आप को मार्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तमन्ना जी, मैं अपने बात रखना चाहूंगा। संदीप महापात्रा जी का कमेंट क्योंकि आरएसएस पर काफी बात, कोई मार्टर नहीं, उनको भी एंटी नेशनल बोला गया था। जी बात मुझे भी एंटी नेशनल बनाया जा रहा है। आप प्लीज, उनके खिलाफ भी आरोप लगे थे, मेरे खिलाफ भी आरोप लगा रहे हैं ये लोग, जबकि मैंने कोई पार्लियामेंट्री रूल का उल्लंघन नहीं किया है। रिक्वेस्ट है, संदीप महापात्रा बोलेंगे।
जी देखिए, वारिस पठान की आपत्ति ये है कि आरएसएस और बीजेपी, एक मिनट, आधा मिनट, 30 सेकंड, वारिस की एक मिनट, वारिस पठान की आपत्ति ये है कि उसे आरएसएस और बीजेपी मजबूर कर रही है। मैं ये कहूंगा कि वारिस पठान को अगर बीजेपी आरएसएस कह रही है इसलिए वो नहीं करना चाहता, बीजेपी आरएसएस उसे कहेगी वारिस पठान उठ जाओ, तो वो बोलेंगे मैं क्यों उठूं, इसलिए कि मैं आप बोल रहे हैं मुझसे। तो ये इसमें कोई इश्यू ही नहीं है ना, मुद्दा क्या है वो नहीं है इश्यू, कौन कह रहा है, कौन मजबूर कर रहा है वो इश्यू है। और मैं उसमें वारिस पठान के साथ हूं पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उन्हें डिक्टेट ना करें कि आप यूं करें या यूं ना करें, वो उनकी अपनी मर्जी है। महापात्रा जी आप बोलेंगे, वो बहुत समय से रुके हैं, सब एक करके अपना कॉमेंट दे दे। ओपनिंग संदीप महापात्रा जी। पहली बात, आपने जो प्रश्न पूछा और माजी मेमन साहब ने भी पूछा वारिस पठान को क्यों नहीं बोलेंगे, कि भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे, उसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, बार बार ये कहना कि संघ ने फरमान जारी किया है, पठान साहब अरे जवाब तो आप पूछो तो सही सवाल। भारत माता की इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आप जबरन बुला रहे हो, क्यों हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, इससे आपको क्या आपत्ति है? आप मुझे संविधान दिखाइए, कहाँ लिखा है मुझे बोलने का? जबरन, जबरदस्ती, मैंडेटरी कहाँ लिखा हुआ है आप मुझे बताइए। और एक बात, समय बर्बाद हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक एक करके बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या, क्यों सिर्फ सस्पेंशन मेरा ही किया गया साहब? तमन्ना जी बार बार कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि मैं भारत माता की जय कहूं। मैं वारिस पठान से पूछना चाहूंगा, आप नहीं मानते कॉन्स्टिट्यूशन को? आप नहीं मानते बोलिए, आप मानते हैं ना नेशनल चैनल पे कि आप वही कर रहे हैं। महापात्रा जी इसमें सवाल क्या है समझ लेते हैं। वारिस पठान जी और महापात्रा जी मुझे डिबेट को मॉडरेट करने दीजिए, इसमें सवाल क्या है इस पर आते हैं। मेन की सवाल क्या है, मेरी बात खत्म करने दीजिए। महापात्रा जी इसमें सवाल ये है कि आप लोग कौन होते हैं पूछने वाले? बाकी लोग बोल रहे थे महापात्रा जी से कुछ कौन पूछ रहा है? नहीं, कौन पूछ रहा है? आरएसएस ने कभी नहीं कहा, आरएसएस ने कभी नहीं कहा। ये लोग अपने ऊपर ले रहे हैं कि भाई आरएसएस ने कहा है, तो उसमें हमारी क्या गलती है? मैं वारिस पठान से आप पूछना चाहूंगा, पढ़िए, पेपर पढ़िए, भागवत जी का स्टेटमेंट पढ़िए तो आपको सबसे बताया जाएगा ना। आप पेपर तो पढ़ते नहीं, तो हिंदू में लिखा हुआ है ये। क्या चाहती हूँ पठान साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए आप। पठान साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पठान साहब जवाब दे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे सवाल का आप मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे सवाल का सिंपल जवाब दीजिए। आजादी के टाइम नहीं, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। आजादी में मत जाइए, हम 2016 में बात कर रहे हैं, 2016 की बात करिए। ये आपकी आपको मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में कोई तकलीफ है क्या? महापात्रा और वारिस पठान बताइए सवाल पूछिए, इसके पहले हमको सवाल पूछने प्लीज। अरे भाई हमको सवाल पूछने, आप दोनों रुक जाइए। 3 पैनल से मुझे उनके कॉमेंट्स लेने हैं। संदीप महापात्रा जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। आप पूछिए रागिनी जी, मुझे लगता है अगर सारे पार्टिसिपेंट्स अपने ओपनिंग कमेंट्स कम से कम दे दे, वो बेसिक कर्टसी होगी। प्रोफेसर रिजवान जी, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये हमको लगता है कि एक पार्टी ये दावा करती है कि वो मुसलमानों की प्रतिनिधि है, उनके नेता, उनकी आवाज है, क्या इस समय इस देश में मुसलमानों की प्रॉब्लम्स बहुत सारी नहीं है? क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कौन उन्हें कहेगा कि भारत माता की जय कहो? क्या ये सबसे बड़ा इश्यू है मुसलमानों के सामने? मुझे ऐसा लगता है कि तमन्ना जी, ये दोनों लोग, एमआईएम के लोग और आरएसएस और बीजेपी के लोग, सब लोग अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को उसकी सियासत कर रहे हैं। सब अपनी कंस्टिट्यूएंसी को ये बताना चाहते हैं कि हम कितना ज्यादा हार्डलाइनर पोजीशन ले सकते हैं ताकि हमारी कंस्टिट्यूएंसी आश्वस्त रहे, और इसी के नजरिए सारा मुद्दा गरमा रहा है। वारिस पठान के किसी भी लॉजिक में दम नहीं है, लेकिन आरएसएस के भी उसमें लॉजिक का दम नहीं, इसलिए कभी पूरा का पूरा माहौल कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म का है, यानी सांप्रदायिकता के क्षेत्र में कितनी ज्यादा तेजी से हम अपनी राजनीति चला सकते हैं। और इस समय राष्ट्रवाद के सवाल पर भी जो तमाम सारे मुद्दे 60 साल 70 साल पहले सेटल कर दिए गए, आज दोबारा से उनको उठा करके ये कहा जाता है कि कौन क्या बोलेगा। अब जैसे मिसाल के लिए अगर मैं पंजाब में हूं और अगर सिख हूं, तो शायद मैं अगर बोलूं वाहेगुरु दा खालसा और सत श्री अकाल, उसके बावजूद मैं एक हिंदुस्तानी रह सकता हूं।
तो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अगर तमिलनाडु के किसी बंदे को आप पूछिए, केरला के किसी बंदे को पूछिए कि वो भारत माता की जय को अपनी भाषा में कैसे बोलेगा, ये अपने आप में कोई पैट्रियोटिज्म की निशानी नहीं होती। लेकिन वारिस पठान का जो लॉजिक है वो बिल्कुल किसी तरह से पल्ले नहीं पड़ रहा है कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो क्या कोई मुसलमान आप अपनी लॉजिक दिखा दीजिए साहब, आप अपनी लॉजिक बता दीजिए। मौलाना आजाद ने कहा था हिंदुस्तान, ना वारिस पठान जी उनकी बात मातरे वतन। अरे आपसे हमको देश प्रेम नहीं सीखना है, देश का प्रेम, देश का सम्मान, देश की भावना मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरे सर में। आप कुछ बताने की कोशिश करें, सुन तो लीजिए वारिस पठान जी, सुन तो लीजिए। मैं भारत माता की जय का उर्दू ट्रांसलेशन दे रहा हूँ जी। आप क्या मातरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर हम इसको उर्दू में कहें मातरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? आरएसएस कहे ना कहे, आरएसएस भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। बट क्या कोई मुसलमान मादरे वतन मत करिए, हिंदुस्तान उसका मादरे वतन है, इससे आपको क्या तकलीफ हो सकती है? हिंदुस्तान लगता है कि बिल्कुल गैर जरूरी बहस में पड़ रहे हैं हम लोग। देशभक्ति के हजारों मापदंड हो सकते हैं और हमें हर तरह के उस तरह के मापदंड को साथ लेकर के चलना चाहिए। यहाँ पे हम केवल एक नारे को पॉइंट रख रहे हैं। महापात्रा जी इसको पर्सनली मत लीजिए, वो एक पॉइंट रख रहे हैं शायद सिद्दीकी साहब। नहीं इस तरह नहीं पॉइंट रखने में इस तरह के शब्द क्यों उपयोग करें? अपना पॉइंट रखें ना, प्रोफेसर है, प्रोफेसर की तरह बात अच्छा बाहर में जाए नहीं कहना चाहिए था आपको। बाहर में जाए नहीं कहना चाहिए था। लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ तो सभ्यता से हम बोले, अब विधानसभा में क्या बोलते वो अलग बात है, वहाँ पर क्या बोला गया वो तो अलग ही बात है। प्रोफेसर, उनको प्रोफेसर अगर वो मानते हैं तो उनको शब्द के उपयोग का जो है जानना चाहिए, किस तरह के शब्द उपयोग होना चाहिए। ओके जी, शायद सिद्दीकी जी बस कुछ आप पर आने के पहले कुछ फिगर्स में रखना चाहती हूँ। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम की उम्र के जो मैल नरिश बच्चे हैं वैसे हिंदुस्तान में 30% के हैं। ऐसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने। और देखिए आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ है। शायद सिद्दीकी साहब जी देखिए, मैं पहले तो दरखास्त करूंगा कि मेरी बात जरा 2 मिनट गौर से सुन लें और दरमियान में कोई शोर ना मचाए। यहां 2 मसले हैं। एक मसला यह है कि ये भारत माता की जय का क्या है, भारत माता है क्या, और दूसरा सवाल यह है कि क्या हम किसी से कहलवा सकते हैं भारत माता की जय या वंदे मातरम? क्या हम उसके लिए जबरदस्ती कर सकते हैं? क्या असेंबली में नारे लगाना जायज है, कानूनी है? ये 2 अलग अलग सवाल हैं। तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि भारत माता कोई मूर्ति नहीं है, भारत माता एक सोच है, और वो सोच मेरी गंगा जमुना भी है, मेरा हिमालय भी है, और इस देश की हर औरत भारत माता है। हर औरत जो एक डिग्निटी की, इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती है, और मेरे इस देश की हर मां, हर बहन एक भारत माता है। और उस भारत माता की अगर मैं इज्जत और सम्मान नहीं करता हूं तो मैं अपनी मां के भी सम्मान नहीं करता हूं। तो ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए सारे लोगों को। इसके ऊपर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर सब एक आवाज है। और दूसरी बात यह है कि MIM हो या कोई भी जमात हो, ना RSS हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है, ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, ना वारिस पठान साहब बंबई के मुसलमानों के नुमाइंदा हैं। ये एक फर्द की अपनी सोच हो सकती है, उस सोच से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें किसी के ऊपर भी थोपने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल से आवाज निकलनी चाहिए, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मैं 1000 बार बोलूंगा भारत माता की जय, क्योंकि मुझे मोहब्बत है इस जमीन के जर्रे जर्रे से। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इस सरजमी की खाक का हर जर्रा देवता है। मेरे लिए इस सरजमीन की खाक का हर जर्रा जो है वो एक देवता है, और मुझे इससे मोहब्बत है। ये मोहब्बत मुझ पर कोई थोपेगा नहीं, और अगर कोई थोपेगा तो मैं यकीनी तौर पर उसे कहूंगा कि तुम्हें हक नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है बोलना, मेरे ऊपर कोई ये इसमें जो हमें समझ में आता है सुजॉय साहब, ये मेरा राइट है, सुजॉय शांतावाला जी, इसमें जो हमें समझ में आता है हट है, दोनों तरफ से हट है कि आप बोलिए, नहीं तुम बोल रहे तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते बार बार वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी, उसके मुताबिक यहाँ क्या कानूनी ढांचे में ये बात फिट होती है? सिद्दीकी साहब और मेमन साहब से मैं आई एक्सेप्ट व्हाट दे से, ये बात सही है। देखिए, भारत माता की जय
जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरे ख्याल से एज अ कॉमन मैन ये सब एक ही चीज है। लव योर मदर, रिस्पेक्ट योर मदर एंड देयरफॉर प्रे फॉर हर विक्ट्री कि मेरी मां जीते। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब जब इंडियंस, पाकिस्तानीज, अमेरिकन सिटीजन बन जाते हैं तो दे से गॉड सेव अमेरिका, एवरीवन सेज गॉड सेव अमेरिका, सब कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई पॉलिटिकल इश्यू बनाना जरूरी नहीं है। हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम्स है आजकल। हमारे देश में फार्मर सुसाइड्स है, महंगाई है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोल्यूशन है। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन मैन को परेशान कर रहे हैं। नहीं, ये लोग विधायक हैं, हम क्यों इनकी बात करें? वारिस पठान जी, आप लोग विधायक हो। 3000 किसानों ने आत्महत्या की है महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही बात है। तो हम तो चुपचाप बैठे थे सिर्फ 2016 में। तमन्ना जी, हम तो सदन में चुपचाप बैठे हुए थे, हमारा भाषण चल रहा था। हमारे भाषण के दरमियान में बीजेपी वाले विधायकों ने जबरदस्ती हमको कहा कि आप पहले ये कहिए फिर सदन चलने देंगे। तो सदन को चलने नहीं दिया इन लोगों ने। तो इतने सारे फार्मर ने सुसाइड की, उसकी परवाह नहीं की। सूखा पड़ा है, उसकी परवाह नहीं की। फार्मर का लोन रिपे करने की परवाह नहीं की, देश के विकास की परवाह नहीं की, और एक ही चीज में लगे रहे कि आप ये कहिए, ये कहिए, ये कहिए। सदन का आधा दिन इनने वेस्ट किया, इतने लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आपको क्या है भारत माता? अंदर से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। एक चीज का फायदा प्रभात झा जी, ये देखिए, आप देखिए कांग्रेस का ₹2 मुखट्टा सामने आ गया। एक ही फायदा हुआ कांग्रेस का। चाह रही हूँ मैंने कम से कम बोलने नहीं दे रहे हो आप, बोलिए आप। मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, मैं सबके पास आ रही हूँ, एक तरीके के दो मैं सबके पास आ रही हूँ। वारिस पठान से ये पूछिए, एक मिनट, वारिस पठान से ये कहिए जी, वारिस पठान, आप ये कहते हैं कि देखिए आप दबाव डाल रहे हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे दिल में भारत की इज्जत है, इसलिए मैं कहता हूं भारत माता की जय। खत्म हो जाता मामला। क्यों नहीं कह सके आज ऐसा कहते हैं आप? अच्छा, आप ये कहते कि आप जो दबाव डाल रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूँ, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूँ, मैं जय हिंद कहता हूँ। एक मिनट, मुझे ये बताइए कि हु केयर्स कि आप क्या कहें? जिन लोगों ने आपको चुना है उनका क्या उत्थान हो रहा है? उनका क्या, उनको क्या फायदा हो रहा है आपका कहकर या ना कहकर? अच्छा, आप देखिए कि आपने जो कल कहा या नहीं कहा या किया, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको सुनाते हैं कि आज शिवसेना क्या कह रही है। अगर भारत माता हमारी देश है, हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, तो भारत माता की जय बोलो। और ये आप गर्व से कहते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, तो आप इस देश के नागरिक बनने के, रहने के लायक नहीं है। हिंदुस्तान के सरकार ने ऐसे लोगों की नागरिकता रद्द करनी चाहिए और ये सभी लोगों का वोटिंग राइट, मताधिकार छीनना चाहिए। ब्रेक के पहले हमने आपको सुनाया कि इस पूरे मामले पर शिवसेना ने क्या कहा है। संजय राउत का बयान हमने आपको सुनाया, जहां वो कह रहे हैं कि जो भारत माता की जय नहीं कहेंगे उनकी नागरिकता आप छीन लीजिए और उनके वोटिंग राइट्स आप हटा लीजिए। तो ये डेंजरस ट्रेंड कहां से शुरू हुआ है? प्रभात झा जी, आपको नहीं लगता कि ये बात बहुत आगे खींच रही है? आप कह रहे हैं कि कौन जबरदस्ती करवा रहा है, लेकिन कल विधानसभा में यही तो हुआ कि जबरदस्ती ही बोला गया था वारिस पठान को कि आपको बोलना ही है, तभी हम आगे बात बढ़ाएंगे जो आप मुद्दा उठाकर लाए हैं। और उनका मुद्दा था कि महापुरुषों के लिए जो भी मॉन्यूमेंट्स बनने हैं उसमें महाराष्ट्र के टैक्स पेयर्स का पैसा क्यों लगाया जाए। उसके जो भी पॉइंट्स है, काउंटर पॉइंट्स है, वो अलग बात है। वो मुद्दा तो उठा नहीं, इसमें डाइवर्ट हो गया कि पहले आप कहिए भारत माता की जय। ये डेंजरस ट्रेंड नहीं है? क्योंकि आपने सुना अभी संजय राउत ने क्या कहा। देखिए तमन्ना जी, पूरी बात सुन लीजिएगा, मैं सबकी बात शांति से सुन रहा हूं जी। मैं पहले रिजवान साहब से कहूंगा कि उनकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं। उन्होंने कह दिया आरएसएस जाए भाड़ में। जो चीजें वो हो सकता है उनको आरएसएस से प्रेम ना हो, जबरदस्ती भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे देश में करोड़ों लोग हैं जिनको आरएसएस से प्रेम है, उनकी भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आरएसएस ऐसी संस्था नहीं है जिसे भाड़ में फेंका जाए। एक बात आपने कही, मैं सहज कहता हूं, क्या इस देश में कौन सा नारा लगा? ये नारा नहीं है और ये किसी दल का मामला नहीं है, बार बार कह रहा हूं, ये स्वप्रेरणा है, ये मिट्टी का कर्ज उतारना है। जिस भारत ने हमें जन्म दिया है, भारतीय कहने का अधिकार कहा है, हमें जो कहा गया है कि हम भारत माता की संतान हैं, हम संतान तो अपनी मां की होते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम भारत माता की। क्या नेहरू जी गलत हो गए?
क्या महात्मा गांधी गलत हो गए? क्या अब्दुल कलाम गलत हो गए? क्या जाकिर हुसैन गलत हो गए? ये कल जावेद अख्तर साहब ने संसद में, रवि मेनन साहब ने कहा, हम दोनों राज्यसभा में हैं, कि जावेद अख्तर साहब ने कहा कि लिबास पहनना या शेरवानी पहनना कौन से संविधान में लिखा है? ये महज मजाक है। वोट के लिए भारत माता सबकी है, पठान साहब की भी भारत माता है। इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं अगर कहता हूं पठान साहब तुम नहीं कहोगे भारत माता, तो मेरी भारत माता इतनी कमजोर नहीं है कि वो मोहताज है किसी के लिए। फिर इसलिए तो प्रभात झा जी मानना पड़ेगा आप जो कह रहे हैं और ये गलत। एक मिनट तमन्ना गलत बयानी। भागवत जी ने ये कहा है कि हमें अपने बच्चों को भारत माता जय कहना सिखाना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं। संघ को बदनाम करने की, संघ को तो बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन संघ अपना काम समाज में करता है और करता रहेगा। जी मेमन साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। झा जी, जो भागवत जी ने कहा उसको एक साइड पे रखते हैं। कल मैं कहना चाहती हूँ जी, कल जो हुआ, जब बीजेपी के भी एमएलए थे, कांग्रेस के भी एमएलए थे, एनसीपी के भी एमएलए थे, तीनों पार्टियां यहाँ पर हैं, सब एमएलए ने कहा कि आप कहो तभी बात आगे जाएगी। क्या ये करना सही था या गलत? झा साहब देखिए तमन्ना, ये सवाल का जवाब कह रहा हूं आपसे, मुझे मैं उस सदन के मैं इतना जानता हूं कि भारत माता जितनी मेरी है उतनी ही पठान की है। इसमें हम किसी को जबरिया नहीं, हम कह रहे हैं कि ये अपना कर्तव्य है। अभी मैं सादिक भाई से बहुत सहमत हूं कि भाई ये तो हमारा कर्तव्य राष्ट्र धर्म है। ओके माजिद ये भारत में, एक मिनट तमन्ना, ये भारत में कैसे सोचा जा सकता है कि लोग भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? यहाँ तो भारत माता की जय ही बोलना है। और क्यों नहीं? लेकिन कोई क्यों कहेगा कि आपको बोलना ही पड़ेगा? जी माजिद मेमन साहब, किसने कहा? ये गलत आरोप है, ये संघ पर गलत आरोप है। संघ ने ये नहीं कहा, बीजेपी के एमएलए ने कहा कल, बीजेपी के एमएलए ने कहा, भारत माता की फोटो लगाता है। बीजेपी के एमएलए ने कहा कि नहीं? अगर वहां कहा तो नहीं, मेरा कहना अगर कहा तो गलत क्या कह दिया कि भारत माता, क्या ये कहेगी कि नहीं दूसरे माता की बात करो? भारत है यहाँ, भारत माता जिंदाबाद। माजिद मेमन साहब और फिर रागिनी नायक, माजिद मेमन साहब और फिर रागिनी नायक, माजिद मेमन साहब और फिर रागिनी नायक। एक मिनट, जरा खामोश हो जाए, थोड़ा भाविक न हो, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये जो मामला है इसको लॉजिकली और सेंसिबली हम एनालाइज कर रहे हैं। मैं बड़े अदब से आपके माध्यम से वारिस पठान से दो छोटे सवाल पूछता हूँ। वारिस पठान हमारे साथ अब नहीं है इस पैनल में, लेकिन आप वो सवाल रख सकते हैं सामने। जी हाँ, देखिए पठान साहब से ये पूछा जाए कि भाई आप पर आरएसएस और बीजेपी वालों ने दबाव डाला कि नहीं तुम्हें ये कहना ही होगा भारत माता की जय, तो उनके पास सबसे अच्छा रास्ता ये था, अगर वाकई में उनके लिए दिल में प्रेम है भारत का, तो वो खड़े होकर ये कहते कि देखिए आपको इस तरह से मुझ पर दबाव डालने का कोई हक नहीं है, और आपके इस दबाव डालने पर मैं हरगिज नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे अपने मन की भावना यह है कि मैं 1000 बार भारत माता की जय बोलूंगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेमन साहब, आप ऐसा कह तो रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के विधायकों ने कल क्या किया? एक मिनट, मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं, जरा सा एक मिनट रुक जाइए ना। और दूसरा देखिए, पठान साहब जो इतनी बातें कर रहे हैं ना, उनके नेता जो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, इन पर तो कोई आरएसएस और बीजेपी ने जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि उन्होंने खुद अपने भड़काऊ बयान में ये कहा कि मैं चाहे मेरे गले पर चाकू रख दी जाए फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा। तो ये तो एक लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप समझते हैं आप मुसलमानों के नेता हैं, मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं, आप मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप मुसलमानों के बारे में खामखा जहर लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब रहा एनसीपी का पूरा हाउस, देखिए पूरा हाउस यूनानिमसली बिल्कुल आइसोलेट हो गए वो दो एमएलए एमआईएम के, इसलिए कि हर व्यक्ति, हर विधायक को ये लगा कि इस वक्त देशभक्ति का मामला है और इसमें कोई देशभक्ति का मामला है। हम तो ये कह रहे हैं रागिनी जी, ये देशभक्ति का मामला कैसे है? कोई बोलने से क्या देशभक्त हो गया और बुलवाने से क्या कोई देशभक्त हो गया? बल्कि हाउस में अगर विजडम और होता तो वो ये कहते दीजिए। एक मिनट रागिनी जी बोलेंगी आप। जी तमन्ना, 3 बातें कहना चाहूंगी और मुझे बात को कृपया करके पूरा करने दिया जाए। पहली बात, मैं शाहिद सिद्दीकी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं
कि ओवैसी साहब और उनकी विचारधारा ना तो इस देश के मुसलमानों की ठेकेदार है और उसी तरह से संघ और संघ की विचारधारा इस देश की हिंदुओं की ठेकेदार भी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि चुनावी बिगुल के बचते ही ध्रुवीकरण करके अपना अपना वोट बैंक सिक्योर करने की राजनीति दोनों तरफ से शुरू हो जाती है। और ये जो जवाबी कव्वाली आप देख रहे हैं, उग्र राष्ट्रवाद को भड़काने की कवायद देख रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। पहली बात। दूसरी बात, भारत माता की जय के नारे का उदय कहां से हुआ? इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन में जो देश प्रेम का संचार हुआ, उससे उनके कंठ से ये नारा निकला जी। और उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं और संघ ने अंग्रेजों के खिलाफ एक लेश मात्र का कोई योगदान नहीं दिया। रागिनी जी, आप देखिए, मैं उम्मीद कर रही थी कि आप पॉइंट पे स्टिक करेंगे। मैं उम्मीद कर रही थी आप पॉइंट पे स्टिक करेंगे। आप देखिए एक मिनट, किताब पढ़ रहे हैं, बार-बार संघ प्रवोक करेगा, असदुद्दीन ओवैसी प्रवोक करेगा, आप प्रवोक करेंगे, सब प्रोवोकेशन में ही लगे हैं, सब ध्रुवीकरण में ही लगे हैं। मुझे अपनी बात को पूरा करने दीजिए। आपने दूसरे वक्ताओं को काफी समय दिया, लेकिन आप पॉइंट पे रहिए मैम। मुझे पूरा कर लेने दीजिए। आप पूरा कीजिए, लेकिन आप पॉइंट पे रहिए मैम। हाँ, नहीं, पॉइंट पर ही बात कर रही हूँ, पॉइंट पर बात कर रही हूँ। जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी देश प्रेम की भावना की, तब जिन लोगों ने गद्दारी की उन्हें देश प्रेम सिखाने का कोई अधिकार नहीं है। आखिरी पॉइंट, अब आप देखिए, भारत माता को सबसे अच्छे तरह से परिभाषित किया पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। उन्होंने कहा कि भारत माता कोई साड़े लपेटे काल्पनिक स्त्री मात्र नहीं है, वो इस देश के पहाड़, खेत खलियान, धरती, नदी, झरने, सबसे महत्वपूर्ण इस देश के लोग हैं। रागिनी जी, आप मतलब मुझे फोर्स कर रही है आपसे ये पूछना कि क्या स्कैम करना देश प्रेम है? आप देखिए मैम, आप मुझे फोर्स कर रही है ये पूछना। हो जाता है। एक मिनट, आप मुझे समझना पड़ेगा। एक मिनट, तिरंगे के तीनों रंगों को आप नहीं स्वीकारते। मैम प्लीज, साल तक आप तिरंगे। रागिनी जी प्लीज, रागिनी जी प्लीज, आप मुद्दे पर रहिए। आप देखिए, आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, इसलिए आप अपनी हिस्ट्री में जा रही है, लेकिन आज की अगर बात करें, क्या स्कैम्स करना देश प्रेम है? क्या टैक्स चोरी करना देश प्रेम है? क्या काला धन इकट्ठा करना देश प्रेम है? क्या 2G स्कैम देश प्रेम है? क्या 2G स्कैम देश प्रेम है मैम? अरे काले धन के दो सबसे बड़े प्रतीक ललित मोदी और विजय माल्या कि देश का काला क्या है और कैसे दिखता है देश भारत माता की जय। और सिर्फ भारत माता की जय कहने से देश प्रेमी नहीं हो जाता है कोई। छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक में जाते जाते नहीं, आपके पास मैं आ रही हूँ महापात्रा साहब। इस ब्रेक के बाद हम आएंगे उन लोगों के पास जो नहीं बोल पाए सेगमेंट में। ब्रेक में जाते जाते आपको, रागिनी जी आप चिल्लाइए मत प्लीज, क्योंकि मैं आपकी जितना नहीं चिल्ला पा रही हूँ। ब्रेक में जाते जाते हम आपको सुनाएंगे कि जावेद अख्तर साहब ने क्या कहा। सबने जिक्र किया जावेद अख्तर साहब के वक्तव्य का। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, वो कहकर हम ब्रेक में जाएंगे और लौटेंगे इस चर्चा पर। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहना, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता, संविधान को उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। आखिरी चरण में हम कोशिश करेंगे कि हम सबके व्यूज ले। अब सवाल ये है कि देशभक्त किसको कहा जाए। हमने ब्रेक से पहले रागिनी जी से पूछा कि क्या 2G स्कैम देशभक्ति का प्रतीक है। वैसे ही मेमन साहब से पूछा जाए कि जो महाराष्ट्र सदन का स्कैम है, जिसमें आपके बड़े नेता छगन भुजबल इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, क्या वो देशभक्ति का प्रतीक है? और प्रभात झा जी, ये सब अगर भारत माता की जय कह दे तो क्या वो देशभक्त हो जाएंगे? ये ऐसे कुछ सवाल है कि जो लोगों के मन में आ रहे हैं। मैं आप लोगों के पास आती हूँ, लेकिन उसके पहले सुजॉय जी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पैनल पे बोल ही नहीं पाए। क्या असली इश्यूज है भारत के सामने जिस पर फोकस होना चाहिए और ये लोग हमें गुमराह नहीं कर रहे हैं ऐसे मुद्दे उठाकर? 100% ये कोई इश्यू है ही नहीं, बिकॉज द प्रॉब्लम इज द इश्यूज दैट वी आर फेसिंग। हमारे इश्यूज क्या है? विलेज पॉपुलेशन जो हमारा है, इंडिया लिव्स इन द विलेजेस,
वो माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज में। वी हैव गॉट जीएसटी, प्राइसेस, पॉपुलेशन, फार्मर सुसाइड्स, कितने मुद्दे हैं यहाँ पे जो डिस्कस कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, पर उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। मैरिटल रेप, माइनर्स के रेप हो रहे हैं डेली, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना बिगड़ा जा रहा है। ये इश्यूज पे हमको बहस करनी है, ये इश्यूज पे आपको रास्ता निकालना है। जैसे अभी ये बैंकिंग इश्यू, लाखों करोड़ों रुपए बैंक्स में फंसे, ये डेट्स में फंसे हुए, वो कैसे रिकवरी करेंगे? वो रिकवर करेंगे तो ठीक होगा सर। शायद सिद्दीकी साहब, इन सब इश्यूज पर बात करके वोट कहाँ मिलते हैं? नहीं, देखिए दिक्कत यही हो रही है कि ये जो कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म है, इसमें हिंदू कम्युनलिज्म हो, मुस्लिम कम्युनलिज्म हो, ये एक सिक्के के दो रूप हैं और ये दोनों जो है सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के इश्यूज ढूंढते हैं। कभी घर वापसी का उठा लेते हैं, कभी बीफ का उठा लेते हैं, कभी लव जिहाद का उठा लेते हैं। अब जो है इस इश्यू को उठा लिया गया है कि नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कौन नेशनलिस्ट है, कौन नहीं है, कौन देश का गद्दार है, कौन देश का वफादार है। मुझे हर वक्त अपना नेशनलिज्म अपनी स्लीव पे कैरी करना पड़ेगा, अपने सिर पे सजा के घूमना पड़ेगा। मेरे दिल के अंदर जो हिंदुस्तान रहता है, भारत रहता है, जो मेरी माता रहती है, वो आप नहीं देख सकते हो और आपको हक नहीं है मेरे दिल के अंदर झांकने का, मेरे फ्रिज के अंदर झांकने का। ये जो हो रहा है, ये देश, ये सबसे बड़ा एंटी नेशनलिज्म है। ये देश के साथ गद्दारी हो रही है। इन इश्यूज को उठाना और असल इश्यूज से महापात्रा जी, ध्रुवीकरण करवाना, इश्यूज पे नहीं जाने दे रहे हो, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। और जो लोग असल इश्यूज से हमें हटा रहे हैं, वो देश के गद्दार हैं, वो देश के वफादार नहीं है। ध्रुवीकरण कराना, लोगों के बीच में नफरत फैलाना, महापात्रा जी आप भी मानेंगे कि ये सबसे बड़ी गद्दारी है? अगर ऐसा इंसान बोल भी ले भारत माता की जय, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आपने जो बात कही उससे मैं सहमत हूं, लेकिन जो बार बार यहाँ पे यही बात आ रही कि संघ ने कहा कि भारत माता की जय को, ये सरासर गलत है। संघ के खिलाफ जो मुहिम, दुष्प्रचार की मुहिम अभी भी चल रही है। और जहां पे आपकी बात की मैं बात करता हूं कि किसान मर रहे हैं, देश में बहुत सारी समस्या है, आपको मैं ये बता दूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए रागिनी जी, आपने अपना प्रवचन दे दिया, प्लीज सुन लीजिए। जब दलितों की आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हो जाते हैं आपके नेता जाके नक्सलियों का समर्थन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है? ये भारत के हित में है क्या? राहुल गांधी और आपके तमाम कांग्रेस लीडर नक्सलियों का समर्थन कर रहे हैं। एक बात बताएं। अच्छा, एक मिनट रागिनी जी, एक मिनट मुझे थोड़ा पूछ लेने दीजिए। महापात्रा जी एक बात बताए कि विधायकों का ये कहलवाना जबरन, एक मिनट रागिनी जी, महापात्रा जी एक बात बताए, विधायकों का जबरन कहलवाना और फिर पार्टियां भी आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं। एक मिनट रागिनी जी, बाद फिर देश रागिनी जी प्लीज आप दुनिया जहान की बात मत कीजिए, मेरे पास इतना समय बचा नहीं, मैं इस फोकस को करना चाहती हूँ इस मुद्दे पर। तैयार हूँ। आरक्षण की बात जहां तक है, आपको मैं बता दूं, आप लोग आरक्षण के राजनीति करते हैं। पूरे डिबेट को शांति से बिना किसी के बीच में बोले सुना है। आपने 2 बार पर्सनल कमेंट करके कहा कि पर्सनल कमेंट क्या था, इसमें की बात मत करिए। पर्सनल कमेंट क्या था, सिर्फ आप ही टोक रहे हैं और कोई नहीं टोक रहा है। ओके, प्रोफेसर रिजवान, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। प्रोफेसर रिजवान जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जब भी मैं बोल रहा हूँ मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा केवल मात्र ये करना है कि तमन्ना जी, आपने जितने भी तमाम सारे सवाल उठाए, मैं कोई मेरे बीच में इत्तेफाक करता हूँ। 90 वर्षों से समाज, लेकिन शिवसेना ने जो बात कही, शिवसेना ने जो बात कही वो बहुत तकलीफदेह है, निंदनीय है। एक छोटे से मुद्दे को इतना ज्यादा उठा करके ये कहना कि ऐसे तमाम सारे लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। बाकी सबका ऑडियो थोड़ा सा हल्का नीचे करेंगे, सिर्फ प्रोफेसर रिजवान बोलेंगे। जी प्रोफेसर रिजवान जी। तमन्ना जी, आपने जो शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं उनका जो आपने फुटेज दिखाया वो बहुत ही तकलीफदेह है, निंदनीय है कि एक ऐसा मुद्दा उठाया गया है जिसके ऊपर आप खुद कह रही हैं कि ये उतना ज्यादा महत्व का मुद्दा नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही से एक फतवा जारी कर दिया कि ऐसे लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया जाना चाहिए, वोटिंग के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। ये दरअसल उनके मन की छुपी हुई राजनीति है। जी, एक छोटी सी बात और क्लैरिफाई कर दूं कि जिस समय मैंने कहा कि आरएसएस भाड़ में जाए, वो अंग्रेजी सेंटेंस के आई डोंट केयर फॉर आरएसएस
इसका एक बुरा ट्रांसलेशन। चलिए तो आप विड्रॉ कीजिए इस कमेंट को, प्रोफेसर रिजवाना विड्रॉ कीजिए उस कमेंट को। एक मिनट, चलिए विड्रॉ कर दिया, उन्होंने कमेंट विड्रॉ कर दिया, बात खत्म। बस अंत में मेमन साहब, क्या आगे बढ़ने की जरूरत है? जी बस लास्ट लाइन प्लीज, आई एम आउट ऑफ टाइम। जी मेमन साहब, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। जी तमन्ना, देखिए ये सामना को इग्नोर करें, सामना हमेशा एग्जैजरेट करता है, छोड़िए उसको। मैं अभी एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, बहुत ही अहम बात कहना चाहता हूं। देखिए प्लीज, ये भारत माता की जय पर बहुत चर्चा हो गई। अब मैं तो ये कहूंगा कि आज देश के जो हालात हैं उनके पेश नजर काले धन की जय, बेरोजगारी की जय, महंगाई की जय और किसानों की आत्महत्या की जय। चलिए अंत में बस इतना कहेंगे कि अगर आपको देशभक्त होना है, आपके टैक्स दीजिए टाइम पर, घूस मत दीजिए और आप ट्रांसपेरेंसी की मांग रखिए, आप स्वच्छता रखिए, तब आप देशभक्त कहलाएंगे। बस एक नारे से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आवाज अड्डा में आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।